भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष पर्यंत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई जा रही है। देश भर में कृतज्ञ भारतवासियों द्वारा आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारत उनकी भावनाओं के अनुरूप विकसित हो, इस संकल्प को देश के 140 करोड़ लोग धारण करें। इस निमित्त देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसकी श्रृंखला में भारत भारती ने भी देश के विभिन्न शहरों में जाकर के जो कार्यक्रम किए हैं, उनमें से एक आज हैदराबाद भाग्यनगर के इस महिमामयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना प्रदेश के परिवार के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रामचंद्र राव गारू, मंच पर उपस्थित भारत भारती के सम्मानित श्री विनय पत्राले जी, श्रद्धेय स्वामी जी, जिनका मेरे साथ छात्र जीवन से, छात्र राजनीति के जीवन से, विद्यार्थी परिषद के समय से संपर्क और संबंध है। मंच पर विराजमान सम्माननीय साध्वी जी, आदरणीय श्री रामचंद्र राव जी के साथ में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित दायित्ववान कार्यकर्ता, मंच पर उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आए सभी महानुभावों का, देवियों का, सज्जनों का और पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार निवेदन करता हूं। मित्रों, हम सब, जैसा मैंने कहा कि 150 वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म के 150 वर्ष के उत्सव के लिए यहाँ एकत्रित हुए। ये केवल एक स्मरण का उत्सव नहीं, इट्स नॉट ओनली ए कमेमोरेशन, अपितु ये उस महान व्यक्ति को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए एक संकल्प लेने का अवसर है। यह उस महान व्यक्ति को नमन करने का अवसर है जिस महान व्यक्ति ने न केवल भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना अभूतपूर्व योगदान किया, अपितु भारत को एक भारत और अखंड भारत बनाने का महान कार्य भी किया था। मित्रों, मैं भारत भारती परिवार को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे महापुरुष महामना सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष की संज्ञा देश ने दी, उनकी जयंती के कार्यक्रम को एक आयोजन के रूप में नहीं, अभी तो एक राष्ट्रीय चेतना के उत्सव के रूप में यहाँ मनाने का निश्चय किया है। मित्रों, इतिहास में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, अनेक व्यक्तियों के नाम इतिहास के पन्नों में विभिन्न कारणों से दर्ज होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका चरित्र, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के चलते हुए कालजयी हो जाता है। वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जो समय की सीमाओं में बंधे नहीं रहते, वो पीढ़ियों को दिशा देने वाले ऐसे अमर व्यक्तित्व जो है, वो राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करने वाले बन जाते। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसी तरह से अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व के चलते हुए आने वाले अनेक सदियों तक भारत की आने वाली पीढ़ियों के व्यक्तित्व को और चरित्र को प्रेरणा देने वाले ऐसे महान इतिहास के पन्नों में दर्ज व्यक्तित्व बन गए। तो महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया।
अनेक अमर बलिदानियों ने, हम बात करते हैं कि लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपने आप को फांसी के फंदे पर झुला देना स्वीकार किया। हजारों ऐसे लोग थे जिन्होंने हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खाई, तब जाके कि देश आजाद हुआ। लाखों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोड़ों की मार सही होगी, लाखों के प्रहार सही होंगे। वीर सावरकर जी जैसे अनेक महान ऐसे लोग हुए होंगे जिन्हें काल कोठरियों में बैल की जगह जो दिया गया, माथे पर उफ किए बिना भी मां भारती को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। ऐसे लाखों लाखों लोगों के बलिदान के चलते हुए हमारा देश आजाद हुआ। आजादी तो मिली थी, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने आजाद हुए भारत को, जो अंग्रेजों के मंसूबे थे कि भारत जो 562 रियासतों में बटा हुआ था, अभी रामचंद्र राव गारू कह रहे थे, हैदराबाद के निजाम ने तय कर लिया था कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे या हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। इस तरह की आजादी अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के तहत, कूटनीति के तहत देश को आजाद करते समय, भारत से लौटते समय 562 रियासतों के सभी शासकों को, सभी शासनाध्यक्षों को उस समय दी। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर उस वो उनका सपना साकार हो जाता, उनका सच साकार, उनका सपना, उनकी सोच सही हो जाती, क्या आज के स्वरूप में भारत हो सकता? 562 छोटी छोटी रियासतें होती, उनके बीच में संघर्ष होता। और मैं मानता हूं कि ये भूभाग जो है वो सदियों सदियों से, हजारों सालों से एक राष्ट्र के रूप में परिकल्पित रहा। अनेक आक्रमणों के बावजूद भी, 2000 साल तक आई अनेक चुनौतियों और तलवारों की ताकत पर इस सभ्यता को मिटाने के अनेक प्रयासों के बावजूद भी इस भारत को नहीं मिटाया जा सका। उस भारत की परिस्थिति और स्थिति क्या होती, इसकी कल्पना करके भी भूख कांप जाती है, इतना कष्टकारी होने वाला। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को न केवल बिखरने से बचाया, अभी तो मां भारती के विभिन्न मोतियों को माला में पिरो करके अपनी कूटनीति से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने अदम्य साहस से भारती की मां भारती के उन सारे मनकों को एक माला में पिरो करके देश को एकता के सूत्र में निबद्ध किया। आज जो भारत हम देखते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर के कटक, आज जो भारत हम देखते हैं लक्षद्वीप से लेकर के अंडमान तक, वो भारत, उस भारत की अखंडता के पीछे किसी एक व्यक्ति का यदि योगदान है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। यदि किसी की निर्णायक भूमिका थी तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। मित्रों, भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, उस समय में भारत जो है अनेक पीड़ाओं, अनेक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा। एक तरफ विभाजन का दंश, लाखों लोग देश के जो क्षेत्र पाकिस्तान बन गया, क्षेत्र से निकल करके भारत, विस्थापित होकर के भारत में आने को मजबूर। उनके साथ जिस तरह का कत्लेआम हो रहा था, जिस तरह की यातनाएं उनको दी जा रही थी, वो भारत के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में थी। संप्रदायवाद चरम पर था, सांप्रदायिक हिंसा पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में, जहां किसी एक मजहब का बोलबाला था, उनके पास ताकत थी, वहां सांप्रदायिक हिंसा बुरी तरह से प्रभावित कर रही थी। अर्थव्यवस्था भारत की बिल्कुल कमजोर थी, अंग्रेजों की शोषण की नीति के चलते हुए भारत का खजाना खाली था। और इन सब से भी बड़ी चुनौती कोई थी तो वो 562 इंडिपेंडेंट रियासतें थी, जिनका एकीकरण बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है कि हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि हमारा भारत न केवल दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अब एक सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। आज जिस मुकाम पर आकर के भारत पहुंचा है, आज जब भारत के सौभाग्य का सूर्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः उदित हो रहा है और पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित करने के लिए तैयार है। यदि सरदार पटेल नहीं होते तो भारत के ये विकास की यात्रा कदाचित संभव नहीं थी। सरदार पटेल ने उस समय चुनौती के भरे हुए समय में न केवल दृढ़ता दिखाई, अभी तो उन्होंने सभी के साथ संवाद किया, कूटनीति अपनाई, और जहां आवश्यक हुआ, हैदराबाद और भाग्यनगर की धरती है, गवाह इस बात की कि वहां
शक्ति का उपयोग करने में भी तनिक भी सोच नहीं किया, तनिक भी कहीं चूक नहीं। राष्ट्रहित में कठोर निर्णय लिए और सरदार पटेल की जो सबसे बड़ी ताकत इसके पीछे थी वो थी उनकी व्यावहारिक राष्ट्र शक्ति। और उस व्यावहारिक राष्ट्र शक्ति के चलते हुए उन्होंने केवल आदर्शों की बात नहीं की। सरदार पटेल ने धरातल पर सक्सेस किस तरह से मिल सकती है, सफलता किस तरह से मिल सकती है, अपने व्यवहारिक नीति से उस सफलता को सुनिश्चित करने का काम। सरदार पटेल ने कहा था, अभी विनय जी का बात कर रहे, विनय जी ने चर्चा की जाति की, विभिन्न जातियों में जिस तरह से हमारा समाज बंटा हुआ है। सरदार पटेल ने उस समय देश का आह्वान करते हुए कहा था कि हर भारतीय को ये भूल जाना चाहिए कि वो किस जाति का है, किस क्षेत्र का है। उसको ये भूल जाना चाहिए कि वो राजपूत है, उसको ये भूल जाना चाहिए कि वो सिख है, उसको ये भूल जाना चाहिए कि वो जाट है, वो गुजराती है, मलयाली है, वो कन्नड़ बोलने वाला कर्नाटका का निवासी है। उसको केवल एकमात्र चीज याद रखने की आवश्यकता आजादी के इस समय में है और वो है कि वो भारतीय है। और सरदार पटेल ने जब इस विचार के साथ में देश का आह्वान किया, इस विचार को अपने कार्य पद्धति का अमूल बनाया, तब जाकर के वो उन 562 रियासतों का एकीकरण कर पाए। मित्रों, हम हैदराबाद में भाग्यनगर की इस धरती पर खड़े, भाग्यनगर इस बात का गवाह है कि किस तरह से सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम की वो जो इच्छा थी, उनके मन में जो पाप था, हम भारत की भूमि से अलग अपनी रजाकारों की ताकत के आधार पर अपने हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, अन्यथा पाकिस्तान में मिला देंगे, उस सपने को अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने अदम्य साहस से जो है वो राष्ट्र एक करते हुए हैदराबाद का न केवल भारत में विलय किया, अपितु एकीकरण की एक नई गाथा इस हैदराबाद प्रांत से लिखी। मित्रों, आज हम जब यहाँ खड़े तो क्योंकि हैदराबाद की इस पवित्र धरती के ऊपर, इस हैदराबाद के इस पूरे क्षेत्र पर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की इस पूरी भूमि पर जो हैदराबाद के निजाम के शासन के तहत था, उसके ऊपर सरदार पटेल का कर्ज है। आज हैदराबाद जिस शहर की पहचान आईटी सिटी के रूप में, इस हैदराबाद जिसकी पहचान शिक्षा की धरती, फार्मास्यूटिकल की धरती, जिस हैदराबाद की धरती टेक्नोलॉजी के नवाचार की धरती के रूप में पहचान है, वो पहचान शायद किसी और तरह की होती है। आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश की जैसी पहचान है, वैसी हैदराबाद की पहचान है। इसलिए इस हैदराबाद की धरती पर जब मैं हैदराबाद कहता हूं तो केवल हैदराबाद शहर नहीं, अभी तो इस पूरे क्षेत्र की धरती जो है वो सरदार पटेल की कर्जदार है, उनकी ऋणी। और मित्रों, जब राष्ट्र एकजुट होता है, जब पूरा देश एक संकल्प के साथ में एक तरह से सोचता है, एक तरह से आगे बढ़ता है, एक तरह से विचार करता है, एक तरह से संकल्पबद्ध होता है, तो निश्चित रूप से विकास की गति तीव्र होती है। क्योंकि जब समाज में विश्वास आता है तो निवेश आता है, तो विकास होता है, और जब अखंडता होती है तो स्वमेव जो है उस देश में, उस क्षेत्र के भाग्य का उदय होता है और वहां समृद्धि का वास होता है। मित्रों, ये संदेश हमें सरदार पटेल के जीवन से मिलता है। सरदार पटेल केवल एक राजनीतिक एकीकरण के नायक नहीं, हम सामान्यतः इस बात की चर्चा करते हैं देश को एकता के सूत्र में निबद्ध करने के जो महान काम करने वाले थे वो सरदार पटेल। लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि देश की चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। सरदार पटेल ने कहा कि कोई राष्ट्र केवल संविधान से नहीं बनता, कोई भी देश केवल सरकारें नहीं बना सकती। यदि किसी देश को निर्माण करना है, उसको राष्ट्र रूप में सृजित करना है, तो सांझी स्मृतियों से, इतिहास पर गौरव से, विरासत का विकास, विरासत के संरक्षण का संकल्प करके उस देश को राष्ट्र बनाया जा सकता है, उस देश को महान बनाया जा सकता है। और तभी मित्रों हमको स्मरण करना पड़ेगा, यह अत्यंत प्रासंगिक भी है, सोमनाथ का मंदिर जिसे जिस जमाने में गजनी के महमूद ने जिसे ध्वस्त किया था, 1000 साल उसका पूरा हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज पूरा राष्ट्र सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, सोमनाथ जो भारत के गिर करके उठ खड़े होने का एक प्रतिबिंब है, तो सोमनाथ के 1000 वर्ष पूरे होने और सरदार पटेल ने जो भारत
के सम्मान के प्रतीक के रूप में जिस सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण को सुनिश्चित किया, उसके 75 वर्ष पूरे होने को जब देश गौरव के साथ में, गर्व के साथ में, देश एक प्रेरणा के स्तंभ के रूप में वहां जाकर के सोमनाथ के मंदिर में अपना शीश नवा करके जब सब पूरा देश मना रहा है, उस समय में हम सब लोग जब यहाँ सरदार पटेल को स्मरण करते हैं तो सरदार पटेल को एक राष्ट्र नायक के रूप में, सरदार पटेल को देश के संस्कारों के निर्माता के रूप में, सरदार पटेल को देश की एकता और अखंडता के वाहक के रूप में स्मरण करने की आवश्यकता है। मित्रों, जब हम सरदार पटेल का स्मरण करते हैं तो हमको इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि वो केवल इतिहास के महानायक नहीं थे, अभी तो वे वर्तमान भारत के, विकसित भारत के प्रेरणा स्रोत थे। उनकी दृष्टि केवल भारत स्वतंत्र हुए भारत के एकीकरण तक नहीं थी, अभी तो सरदार पटेल की दृष्टि एक ऐसे भारत का निर्माण करने की थी। उनका संकल्प, उनका विजन इस बात ऐसे भारत को खड़ा करने का था जो भारत अखंड हो, जो भारत आत्मविश्वासी हो और जो भारत आत्मनिर्भर भी हो, जो भारत अपनी सांस्कृतिक गरिमा पर, अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करता हो, जो सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य हो और एक ऐसे विकास के अवसर को, एक ऐसे विकास के रास्ते को, मॉडल को चुने जहां अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प हो। आज यदि हम भारत की वर्तमान यात्रा को देखें और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस विजन के साथ में भारत आगे बढ़ रहा है, जिस संकल्प के साथ में जिस दिशा में आज भारत आगे बढ़ रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एकता तीर्थ का निर्माण नहीं करते, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बनाते, अभी तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना करके सरदार पटेल को कृतज्ञ भाव से श्रद्धांजलि देने के साथ साथ में सरदार पटेल के सपनों का भारत निर्माण करने के लिए काम करते। वो भारत को अखंड भारत बनाने और अखंड भारत बनाने के लिए धारा 370 और आर्टिकल 35 को एब्रोगेट करने से लेकर के देश में आतंकवाद का उन्मूलन करने, देश से नक्सलवाद का सफाया करने, देश को सांस्कृतिक गौरव के बोध से भरने, भारत के सांस्कृतिक गौरव को पूरे विश्व के पटल पर उद्घाटित करने और उसके साथ साथ में आधुनिक भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, संपन्न भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मित्रों, हम सब ने देखा कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया गया, किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीमाओं की रक्षा के सामने जो चुनौतियां थी, अभी हाल ही में बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद जिस संकल्प को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे कि हम बंगाल की सीमाओं को भी अन्य भारत की सीमाओं की तरह अवैध बनाएंगे, पहली कैबिनेट बैठक में उसकी शुरुआत करने का काम मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए हमने विरासत के संरक्षण के लिए काम किया। हमने देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए, गरीब का कल्याण हो, गरीब के जीवन में परिवर्तन आए, उसके लिए ऐसी लक्ष्य परक योजनाओं का न केवल निर्माण किया, अभी तो उन योजनाओं को धरातल पर उतार करके योजनाओं को अंतिम व्यक्ति पर तक पहुंचाना सुनिश्चित करके देश के 30 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल उनके सपनों का अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा को सुनिश्चित किया। उन्होंने क्या कहा कि भारत के विभिन्न राज्य, सभी राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं और उन सबको बराबरी के साथ में विकसित होने, जो पीछे रह गए उनको और तेज गति के साथ में विकसित होने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। 2014 से पहले पूर्वोत्तर का भारत किस तरह की परिस्थिति में था और पूर्वोत्तर का भारत जो अपने आप को जिस तरह से अलग थलग महसूस करता था, उस पूर्वोत्तर के भारत को जिस तरह से भारत के विकास की यात्रा का न केवल साझीदार बनाया, अभी तो पूर्वोत्तर भारत की ग्रोथ विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन बने, इसको सुनिश्चित करके साहब वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम। सरदार पटेल ने देश को बहुत बड़ा योगदान किया। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को प्रारंभ किया, उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा जैसे संस्थान को स्थापित करके राष्ट्र की एकता का आधार बनाया, राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने का काम किया। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता हो, प्रौद्योगिकी आधारित
सुशासन बने और इसके साथ साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, ये जो कल्पना सरदार पटेल ने की थी उसको धरातल पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो सरदार पटेल ने कहा था कि भारत केवल एकता मानचित्र पर दिखे, ऐसा भारत नहीं होगा। हम नक्शे में एक दिखाई दें, केवल एक इस तक हमारा भारत की एकता सीमित न रहे, अभी तो हम सब लोग मिलकर के भारत को विकसित करने के लिए अपना योगदान करें, श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना वहां से साकार हो। और मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दर्शन को आत्मसात करते हुए देश का आह्वान किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम सब लोग मिलकर के भारत को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, जिस तरह से भारत का एकीकरण विभिन्न रियासतों का विलय करके सरदार पटेल ने किया था, ठीक उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का कानून लागू करके भारत को आर्थिक रूप से, भारत के कराधान को, भारत के कर ढांचे को एकीकृत करके एक भारत के रूप में जो है परिवर्तित करने के लिए काम किया। एक देश में एक ही तरह की कर व्यवस्था हो, देश एक कर व्यवस्था के तहत आगे बढ़े। और आज एक उसके चलते हुए जिस तरह से बाजार का एकीकरण हुआ है, आज उसी के कारण से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार 5 सालों से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही। मित्रों, सरदार पटेल ने सांस्कृतिक आत्मविश्वास की बात की। उन्होंने कहा कि जो देश और जो समाज, जिस समाज के नागरिक, जिस देश के नागरिक अपने इतिहास पर गर्व करना समाप्त कर देते हैं, जिस देश के लोग अपने इतिहास पुरुषों को भुला देते हैं, उस देश के लोगों की और उस देश की परिस्थिति ठीक उसी तरह की हो जाती है जैसे जड़ों से विच्छेद हुए पेड़ की होती। वो पेड़ कभी फल फूल नहीं सकते, वो पेड़ कभी जीवित नहीं रह सकते, वो पेड़ कभी खड़ा नहीं हो सकता, वो पेड़ कभी हरा भरा नहीं हो सकता। जिस तरह से हमारे इतिहास को दूषित किया गया था, सरदार पटेल ने इतिहास के पन्नों में जो उन्होंने कहा था कि जो भुला दिए गए उनको वापस याद करने की आवश्यकता है। याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव में उन सारे ऐसे भुला दिए गए राष्ट्र नायकों को पुनः स्मरण करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और उन्होंने कहा कि हम भारत की विरासत का सम्मान करते हुए, विरासत का संरक्षण करते हुए अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर के भारत को विकसित भारत बनाएंगे। मित्रों, आज भारत जिस तरह से अपने ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को संरक्षण के लिए काम कर रहा है, हमारे भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध करने वाले विभिन्न धार्मिक स्थलों के एकीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक नई प्रेरणा के युग के प्रारंभ करने जैसा है। सोमनाथ में जिस तरह से कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ में जिस तरह से कॉरिडोर बना, जगन्नाथपुरी धाम में जिस तरह से निर्माण हुआ, जिस तरह का निर्माण जो है उज्जैन के महाकाल के मंदिर में हुआ, जिस तरह का केदार बाबा के लोक को जिस तरह से निर्माण किया गया, देश के विभिन्न इस तरह के आस्था के केंद्र, जिन आस्था के केंद्रों के पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक अद्भुत चेतना जहां से उत्सर्जित होती है, उस सबको विकसित करने के अयोध्या से लेकर के केदारनाथ तक उन सारे, और अयोध्या से लेकर के नीचे रामेश्वरम तक उन सारे आस्था के केंद्रों को विकसित करने के, उनको समृद्ध करने, उनको पुनः जागृत करने का जो है वो पुण्य माननीय मोदी जी ने अर्जित किया है। मित्रों, आज जब पूरी दुनिया में अनेक देशों में अस्थिरता दिखाई दे, आज जब दुनिया के अनेक देशों में संघर्ष दिखाई देता है, विभिन्न तरह की चुनौतियां दिखाई देती है, ऐसे समय में भारत पूरी दुनिया के सामने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के आदर्श के रूप में खड़ा है। आज भारत विविधता में एकता को एक उत्सव के रूप में मनाने वाले समाज और राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व को प्रेरित करने के लिए खड़ा है। और इसके पीछे अगर कोई असली ताकत है, वो ताकत भारत की सोच की आत्मा में निहित है, वो केवल संविधान की ताकत से नहीं। अभी तो भारत के ऐसे महान बलिदानी परंपरा जिन्होंने 10,000 से ज्यादा साल तक निरंतर भारत की एकता को, भारत की एकता के प्रवाह को सुनिश्चित रखने के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर दिया, जिन्होंने पीढ़ियों को खपा दिया, ऐसे बलिदानी वीरों के कारण से जो है वो भारत एक बनता है, भारत में सांस्कृतिक गौरव पैदा होता है और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। मित्रों, इस सब के चलते हुए आज भारत जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत होने की जो यात्रा जो हम सामने देख रहे हैं,
प्रासंगिकता आज के समय में और भी अधिक बढ़ गई है। और आज जिस समय में हम यहाँ सरदार पटेल को पुण्य स्मरण करते हुए उनके स्मरण करके हम संकल्पबद्ध होने के लिए जब सब एकत्रित हुए, तो निश्चित रूप से इस हैदराबाद की इस धरती से, इस भाग्यनगर की धरती से जो पुण्य का सृजन हो रहा है, जो संकल्प शक्ति का सृजन हो रहा है, वो भारत को विकसित करने की दिशा में आगे लेकर के जाएगा। मैं एक बार फिर आदरणीय विनय जी को, भारत भारती की पूरी टीम को, आदरणीय रामचंद्र राव गारू को और भारतीय जनता पार्टी के परिवार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हैदराबाद की इस कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों के होते हुए भी यहाँ इस तरह का इस कार्यक्रम को आयोजित करके इस संकल्प के शक्ति को आहूत करने का जो काम किया है, उसके लिए मैं हृदय से सभी को बधाई देते हुए हम सब लोग एकत्र, हम सब लोग एक हों, हम सब लोग एक संकल्प के साथ में जुटे, हम सब लोग राष्ट्र भाव से ओतप्रोत हों, हम सब लोग अनुशासित हों, हम सब लोग प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, हमारे सनातन के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के विकसित होने के संकल्प को साकार करने के प्रति जो हमारे कर्तव्य, उस कर्तव्य को निर्वहन के लिए निबद्ध हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर पूरी ताकत के साथ में बोलिए भारत माता की।